क्या आपको पढ़ाई में आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में उन्हें डाउटनेट के साथ कीजिए आउट। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत पाओ वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य बोर्ड का हो, यहां तक कि 6वीं से 12वीं जेईई, नीट के सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे बस 5 सेकंड में। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन क्लासेस, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। हमसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, बहुत अच्छा हमारा पेपर हुआ था, इजी भी आया था, हमने लिखा भी था, लेकिन फिर भी सर हमें उतने नंबर नहीं मिले जितने हमें मिलने चाहिए थे। खास करके जो प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, ऑप्शनल एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं, अगर वो छोटी मोटी गलतियां करते हैं तो उनके भी नंबर कट जाएंगे। और ख़ास करके इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट और प्राइवेट वालों को तो ये रिस्क नहीं ही लेना चाहिए। तो बच्चों अभी क्लास 10th और क्लास 12th के बहुत सारे एग्ज़ाम होने बाकी हैं, जैसे क्लास 12th के मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, उसके साथ में क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ्स और साइंस। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें छोटी छोटी गलतियों पर बच्चों के नंबर कट जाते हैं। बच्चों, एक एग्ज़ामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए और कौन सी गलतियां करने पर एग्ज़ामिनर ना चाहते हुए भी आपके नंबर काटने पर मजबूर हो जाता है, वही हम यहाँ बताने वाले हैं। अगर आप इसको देख करके गए तो 6-7 अंकों का या 10 अंकों का फ़ायदा कम से कम आपका हो जाएगा। और ये अंक ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और इस वजह से आधे अधूरे नंबर ले करके आते हैं, भले ही उन्होंने पूरा सब कुछ सही सही लिखा हो। तो इस वीडियो को अगर आप ढंग से देख लोगे तो बहुत ही फ़ायदा आपका होने वाला है। वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आओ बच्चों शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं कि अपने आंसर शीट में जब आप उत्तर लिख रहे हों तो इन सारे सब्जेक्ट में जो ऊपर आप देख रहे हैं कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी ये गलती दोहराएंगे तो संभावना बहुत ज़्यादा यही है कि आपका भी नंबर कट जाएगा। बच्चों, सबसे पहली गलती जो बच्चे कर जाते हैं वो ये कि जो डिटेल भरनी होती है, डिटेल आपके हो सकता है आपको लगता हो कि ये बड़ा बोरिंग काम है, जो शुरुआत के पन्ने में डिटेल्स भरनी होती हैं उसको साफ साफ हैंड राइटिंग में आपको भरना है। क्यों भरना है इसका महत्व समझ लो। आपके हिसाब से लगता होगा कि इस पर तो नंबर मिलना नहीं है, कैसे भी करके हम लिख दें। बच्चों, इस पर आपको नंबर भले नहीं मिलना है, लेकिन सबसे पहले किसी एग्जामिनर को इसी को चेक करना है। अब अगर एग्जामिनर को ये सारी डिटेल्स आपकी फिल करनी है तो क्या होगा, ये डिटेल्स फिल करने के लिए उसे इसे पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने उसे ऐसे राइटिंग में लिखा है जो पढ़ने लायक है ही नहीं, कहीं ना कहीं वो खींचेगा, और खींचेगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपको पता ही है। तो जो डिटेल्स आपको फिल करनी है वो बहुत ही साफ हैंड राइटिंग में फिल कीजिए और बहुत ही अच्छे तरीके से फिल कीजिए, क्योंकि वही सबसे पहला परिचय आपका कराता है आपके एग्जामिनर से, जो भी इवेलुएटर है, जो भी कॉपी चेक कर रहा है। तो पहली चीज़ तो इसका ध्यान आपको रखना है। दूसरा, अब आपको ये चुनना है कि कौन से क्वेश्चंस आपको शुरू में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करना है कि क्वेश्चन नंबर 11 करना है या क्वेश्चन नंबर 7 करना है। ये आप कैसे डिसाइड करोगे? इसको डिसाइड करने का कुछ तरीका होता है। सबसे पहले तो 15 मिनट का जो टाइम आपको मिला है उसमें क्वेश्चन पेपर पढ़िए। जो क्वेश्चंस इजी लगते जाएं उन पे आप टिक लगाते जाइए कि हमें ये क्वेश्चंस पहले करने हैं। जो इजी होंगे ऑब्वियसली वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, और जल्दी सॉल्व हो जाएंगे शुरू में आपको उन्हीं को सॉल्व करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा ये जान लो। कोशिश करनी है कि पहले का जो 2-3 पेज हो बच्चों वो पूरा का पूरा सही हो। अगर 2-3 पन्ना टीचर ने चेक किया और सारा सही चला गया तो क्या होता है, वो पिघल जाते हैं, उनके मन में ये होता है कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छा बच्चा है, जितना हमने अभी तक चेक किया है सारा सही है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद में आप गलत लिखे रहेंगे तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी एक इमेज अच्छी बनेगी और बाद में अगर आपने थोड़ा बहुत कम भी लिखा है तो भी नंबर अच्छे मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। वैसे हर कोई कॉपी बहुत ध्यान से चेक करता है, लेकिन संभावना इसी बात की है कि अगर आपके 2-3 पेज शुरुआत के अच्छे हैं तो बाद में चल करके अगर थोड़ा कम भी आपने अच्छे से लिखा है तो भी गुड मार्क्स आपको मिल जाएंगे। हमारे कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपको शुरू में उन प्रश्नों को नहीं छूना है जो किसी वजह से आपके लिए टफ हों और जिन्हें करते टाइम आप बीच में रुक जाएं और आपकी समझ में ना आए कि इसके बाद क्या करें। बीच में क्वेश्चन का आंसर अगर भूलना है या आपको कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है उसको शुरुआत में करने से बचना है। बहुत सारे बच्चे शुरू करते हैं और उनकी समझ में नहीं आता कि अब क्या लिखें, उस क्वेश्चन को या तो छोड़ देते हैं और या तो काट देते हैं। बच्चों, एक और बात है कि अगर आप पहले, दूसरे या तीसरे पेज में कटिंग कर देते हैं कहीं पर भी तो भी उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपकी इवैल्यूएशन पर, आपकी मार्किंग पर। तो कटिंग करने से बचें।
चाहे लाइन के बीच में कटिंग हो, चाहे पूरा क्वेश्चन आपको काटना हो, ये सब चुने ही ना, उन चीज़ों को लिखें ही ना जिससे कटिंग करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन फिर भी अगर कहीं एक आध लाइन में कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, आप उसे सुधारते हैं, तो मान लिया आपने जो कुछ भी लिखा है, जैसे आर लिखा है ARE लिखना चाहिए और आपने आर्क लिख दिया, अब इसे काट करके आर बनाना है तो ARE अगर ऐसे लिखना है तो इस पे छोटा सा कट ऐसे लगा दे, घोंचे ना इसको, ये नहीं कि इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे करके घोंच दिया। इसमें क्या करना है आपको, बस एक छोटा सा कट ऐसे लगा देना है, बगल में सही लिख देना है, वो सही पढ़ लेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन गलत हो गया तो उसे घोंचना शुरू करते हैं और ऐसे 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 करके घोंच देते हैं बीच में, या बिल्कुल ब्लैक ब्लैक कर देते हैं। ये सब करने से आपकी कॉपी गंदी हो जाती है और निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। उसी क्वेश्चन को शुरू करें जिसमें आपको कटिंग करने की ज़रूरत शुरू के पेजेस में ना पड़े। कोशिश करें कि पूरे पन्ने में कहीं भी कटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपकी कॉपी पर पड़ेगा बच्चों। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के भी कंफ्यूज रहते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करें। उनको पूरा क्वेश्चन पेपर आता है, सारा चीज़ समझ में आता है, लेकिन बच्चों देखो, सबसे वैज्ञानिक तरीका यही है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व करो, इसलिए क्योंकि कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। बड़े क्वेश्चंस के लिए टाइम बाद में आपको चाहिए, बाद में आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, बाद में आपका दिमाग भी तेज़ी से काम करेगा। शुरू में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शॉर्ट आंसर टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पर बच्चे एक गलती कर जाते हैं। मान लिया क्वेश्चन 1 है और उसका आंसर उन्हें देना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही है, उनको पता है, ए लिख करके वो छोड़ देते हैं। जबकि आपको जब इस तरीके के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हों तो न सिर्फ ए लिखें बल्कि ए के साथ में जो चीज़ें भी लिखी हुई हों उसे भी लिख दें। जैसे मान लिया ए के साथ में आपका आंसर ए सही है और ए के साथ में दिया हुआ है मोशन, फॉर एग्ज़ाम्पल ए के साथ में ए का ऑप्शन है मोशन, तो आप ए और मोशन ये दोनों चीज़ें लिखें ताकि ये क्लियरली पता हो आपके एग्ज़ामिनर को कि बच्चे ने लिखा क्या है। तो सिर्फ विकल्प का नाम ना लिख करके ये पूरा नाम लिखें, इससे नंबर कटने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है, पूरे के पूरे अंक आपको मिल जाते हैं बच्चों। एक गलती बच्चों से और होती है, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको डायग्राम्स बनाने होते हैं। डायग्राम्स ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बायोलॉजी में आपको बनाने हैं। अब डायग्राम्स कहाँ बनाने पड़ सकते हैं, डायग्राम्स आपको वहाँ बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है जहाँ पर कोई सारणी बनानी है, कोई टेबल बनाना है, कोई आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है। तो क्वेश्चन अगर लॉन्ग आंसर टाइप का है तो पॉइंट वाइज देने की कोशिश करें, और जितना ज़्यादा टेबल के फॉर्मेट में या डायग्राम या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप अपने आंसर का कर सकते हैं, खास करके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में उतना ज़्यादा इसे इंक्लूड करें, इस पर आपको फ़ायदा मिलेगा। इन केस अगर आपको डायग्राम बनाना ही है तो पेंसिल का यूज़ करें और डार्क डायग्राम बनाएं, मतलब जितना गाढ़ा डायग्राम बना सकते हैं, और इसके राइट साइड में इसकी लेबलिंग कर दें। बिना लेबलिंग के डायग्राम अधूरा होता है और आपको आधे से भी कम अंक मिलते हैं। जब भी आप डायग्राम बनाएं तो फिगर का नाम यहाँ पर ज़रूर लिखें, इसको ना लिखने से भी आपके नंबर कट जाते हैं बच्चों। चाहे किसी भी चीज़ में आप डायग्राम बना रहे हों तो यहाँ पर लेबलिंग ज़रूरी है, लेबलिंग पे नंबर कटेंगे, और फिगर का नाम नहीं लिखोगे तो उस पर भी नंबर आपके कट जाएंगे। अब एक और चीज़ है, जब आप कोई डेरिवेशन कर रहे हों, जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों और उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कोई आंसर आ रहा हो या आपका कहीं पर जाकर के प्रूफ हो रहा हो, तो उसे बॉक्स में बंद करें, और बॉक्स में बंद करने के बाद में यहाँ पर चाहे आंसर लिख दें या फिर इसमें लिख दें प्रूव्ड या जो भी लिखें, लेकिन जो आपका मेन आंसर है उसे बॉक्स में बंद कर दें। और कोशिश करें कि एक लाइन छोड़ करके बॉक्स बनाएं, मतलब जो ऊपर आपने लाइन लिखा हुआ उसके बाद एक लाइन छोड़ दें, फिर बॉक्स बनाएं, और बॉक्स के 1 या 2 लाइन के नीचे तक कुछ ना लिखें, ताकि ये जो आपका मेन आंसर है, फाइनल आंसर है, ये अलग रहे। इस बात का ध्यान आपको रखना है बच्चों। एक और फैक्टर आता है हैंड राइटिंग का। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हैंड राइटिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों हैंड राइटिंग का वैसे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप साफ साफ लिख करके आओगे तो किसे बुरा लगेगा भाई। जितनी अच्छी हैंड राइटिंग होगी उतना अच्छा
इम्पैक्ट आएगा। तो हैंड राइटिंग आपकी सही होनी चाहिए। अब देखो मेरी हैंड राइटिंग यहाँ गड़बड़ हो गई, जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर पेन हमारा सही नहीं चल पा रहा है, इस वजह से ऐसा हो गया। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन भाई हैंड राइटिंग तो रातों रात आप सुधार नहीं सकते। कोशिश करिए जितना ज़्यादा संभव हो सके उतना बढ़िया पढ़ने में आ जाए, इस बात का ध्यान रखिए। और शुरू के 2-3 पेज में हैंड राइटिंग अगर थोड़ा स्लो लिखेंगे तो अच्छी बन जाएगी। बाद में अगर चौथे, पाँचवें, छठवें या 8वें पेज में हैंड राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है जल्दी जल्दी लिखने की वजह से, तो एग्जामिनर को भी पता है कि भाई देर हो रहा होगा, बच्चे को ज़्यादा आंसर लिखना था। तो इधर देखो इसने सैंपल दिखाया है, सैंपल में इसकी हैंड राइटिंग अच्छी बन रही है, बाद में घसीट करके लिखा है, इस वजह से हैंड राइटिंग नहीं बन पाई। कोई बात नहीं है, इसको नंबर कटना नहीं चाहिए इसका। एक और बच्चे गलती कर जाते हैं, उनको कई बार ऐसा होता है और कई बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन कोई गलत आ जाता है, मिस प्रिंट होता है या मिस टाइप्ड होता है, या क्वेश्चन वैसे रिपीट होने की संभावना तो कम ही होती है, लेकिन कोई क्वेश्चन रॉन्ग आ गया आपके हिसाब से, या टीचर ने भी बोल दिया कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, या आपको खुद ही पढ़ करके लग गया कि भैया ये रॉन्ग है और ये पता नहीं कैसे दे दिया बोर्ड ने। तो अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाएँ तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, और इस चांस को नहीं खोना है, इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करना है। ऐसा इसलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर डालो और उसे अटेम्प्ट करो, कुछ भी उल्टा सीधा लिख करके आओ। अगर आपने अटेम्प्ट किया तो उस क्वेश्चन का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। बाद में जब बोर्ड इन क्वेश्चंस को हटा लेता है तो कहता है कि जिन बच्चों ने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है रॉन्ग वालों को, उनको उसके पूरे नंबर मिल जाने चाहिए। तो एग्जामिनर या एवेलुएटर आपको फुल मार्क्स दे देता है। तो उस कंडीशन में अगर आपको कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अटेम्प्ट कर लेना है, गलत लग रहा है तो छोड़ मत देना, उसे अटेम्प्ट कर लेना। एक लास्ट बात बच्चों, चलते चलते, कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इमोशनली परेशान रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, उनके साथ में ट्रेजेडीज़ हुई, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से आपकी पढ़ाई ढंग से नहीं हुई। अब बहुत सारे लोग अपनी ये गाथा लिख देते हैं कि सर मेरे साथ में ऐसा हुआ, सर मैं बहुत परेशान था, सर मुझे पास कर दीजिए। तो ये सारी दुख भरी कहानियाँ वहाँ पर मत लिख करके आना, क्योंकि इससे आप पास तो नहीं होंगे, लेकिन आपका निगेटिव इफ़ेक्ट जाएगा, और इन सारी कहानियों के आधार पर वो आपको फेल कर सकता है, आपकी कॉपी रिजेक्ट की जा सकती है। तो इन सारी गलतियों पर आपको सावधान रहना है। ये सारी कहानियाँ लिख करके नहीं आनी है कि सर अगर आप नहीं करेंगे तो मैं कूद जाऊंगा, मैं ऐसा कर जाऊंगा, मैं वैसा कर जाऊंगी, मेरे पापा मुझे मारेंगे, सर मैं अकेली लड़की हूँ, मेरी शादी रुक जाएगी। ऐसी वैसी सारी कहानियों से आपको दूर रहना है बच्चों। उनको भी पता है कि बच्चे परेशान थे, जितना जानते हो लिख करके आओ, जो नहीं जानते हो उसे भी बाद में लिख करके आओ, रिलेटेड लिख करके आओ, आप निश्चित रूप से पास हो जाओगे। आज मतलब कल इंग्लिश का एग्ज़ाम था, इंग्लिश कोर का, और पेपर बहुत इजी आया है, और उम्मीद है कि आगे वाले पेपर्स भी इजी आएंगे। और जिस तरीके से हमने गाइडेंस दिया था बच्चों को, इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हुआ है उनका, और उम्मीद है कि आने वाले पेपर्स भी अच्छे होंगे। आने वाले पेपर्स के लिए भी हम अलग से स्ट्रेटजी लेकर के आएंगे बच्चों। आप सभी लोगों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।